वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम अकर्स ऑन दी, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। डिम्ब का प्रत्यारोपण होता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा 8 डे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। इम्प्लांटेशन मोस्ट ऑफन अकर्स, इम्प्लांटेशन मोस्ट ऑफन अकर्स 9 days आफ्टर ओल्यूशन, रेंजेस फ्रॉम 8 to 12 days। कहने का मतलब है कि प्रत्यारोपण अक्सर ओल्यूशन के 9 दिन बाद होता है और 8 से 12 दिनों के बीच में होता है। ठीक है, 9 दिन बाद होता है अर्थात 8 से 12 दिनों के बीच में होता है। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और पूछा भी बहुत जाता है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी इन इंडिया इज, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द मोस्ट कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी इन इंडिया इज। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे आम कारण क्या है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए सभी को पता है हेमोरेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा आम कारण है मातृ मृत्यु दर का, सबसे ज़्यादा आम कारण है हेमोरेज। ठीक है, प्रसव के बाद ब्लीडिंग होना सबसे खतरनाक है ये। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। हेमोरेज इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट काज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी इन इंडिया। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो मातृ मृत्यु दर का जो कारण है वो हेमोरेज है। ठीक है, रक्तस्राव है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिस्क फैक्टर फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, यूटीआईज इन प्रेगनेंसी, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में मूत्र पथ संक्रमण, ठीक है, मूत्र पथ संक्रमण अर्थात यूटीआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम कारक नहीं है। ठीक है, जोखिम कारक जिम्मेदार नहीं है, बताएं जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिस्क फैक्टर फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई अर्थात इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान की बात की जाएगी। गर्भावस्था में मूत्र पथ संक्रमण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जोखिम कारक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन बी को छोड़कर, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन हाइपरटेंशन, ठीक है, ऑप्शन बी को छोड़कर अन्य सभी है। तो देख लें यहाँ पे एक्सप्लेन कि ऑप्शन जो बी है उसको छोड़कर यूटीआई के लिए अन्य सभी जोखिम कारक हैं। उच्च रक्तचाप का यूटीआई के विकास पर कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। देखिए एक्सप्लेन है कि अदर और रिस्क फैक्टर फॉर यूटीआई। ठीक है, ऑप्शन बी को छोड़कर जो एक्सेप्ट बी अदर और रिस्क फैक्टर फॉर यूटीआई हाइपरटेंशन इज अनरिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ यूटीआई। मतलब कहने का मतलब है कि बी को छोड़कर जो ऑप्शन बी है उसको छोड़कर यूटीआई के लिए अन्य जोखिम कारक हैं। उच्च रक्तचाप का यूटीआई के विकास में कोई संबंध नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। व्हेन दी फेटस स्केल एंगेज्ड इन दी मेंटोवर्टिकल देन प्रेजेंटेशन इज नोन एज, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। व्हेन दी फेटस स्केल एंगेज्ड इन दी मेंट्रोवर्टिकल देन प्रेजेंटेशन इज नोन एज, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी और सी दोनों राइट हो सकते हैं, बट यहाँ पे अभी डी राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन से समझते हैं इसे। एक्सप्लेन से इसे देख लेते हैं कि व्हेन द फेटस स्केल एंगेज्ड इन द मेंटोवर्टिकल देन प्रेजेंटेशन इज नोन एज ब्रो प्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है कि जब भ्रूण की खोपड़ी मेंटोवर्टिकल में संलग्न होती है तो जो प्रस्तुति होती है वो प्रेजेंटेशन होता है, उसको भौं प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है। अ फॉर्म ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन विच इज अब नॉर्मल।
जो कि क्या कहते हैं, जो कि सिफेलिक जो प्रस्तुति है, इसका एक रूप है जो कि असामान्य है। जब भ्रूण की खोपड़ी मेंटोवर्टिकल में संलग्न होती है तो प्रस्तुति को भौं प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है, जो कि सिफेलिक प्रस्तुति का एक रूप है जो असामान्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर अ वुमेन ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए आवश्यक प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा क्या है। ठीक है, रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर अ वुमेन ड्यूरिंग गेस्टेशन एज। तो जल्दी से बताएं क्या होगा कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए आवश्यक प्रोटीन की जो अनुशंसित मात्रा है वो क्या है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए वैसे तो इसमें ऑप्शन कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कोई भी राइट नहीं है। यहाँ पे देखिए जेस्टेशनल पीरियड की बात की जा रही है कि जो प्रोटीन की जो मात्रा है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, यहाँ गर्भावस्था के दौरान की बात की जा रही है कि रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर अ वुमेन ड्यूरिंग गेस्टेशन एज। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 71%, ठीक है, 71 ग्राम प्रतिदिन होती है। जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है गर्भावस्था के दौरान वो कितनी होती है, 71 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, पर डे, मतलब 70 से 71 ग्राम पर डे होती है। तो अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये रहा एक्सप्लेन आपके स्क्रीन पर है। द प्रोटीन RDA फॉर नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन लैक्टेटिंग वुमेन्स इज 46 ग्राम्स पर डे। ठीक है, कहा जा रहा है कि नॉन प्रेग्नेंट जो व्यक्ति जो महिला प्रेग्नेंट नहीं है और लैक्टेटिंग वुमेन्स नहीं है, जो स्तनपान कराने वाली महिला नहीं है और प्रेग्नेंट भी नहीं है, उसके लिए जो दैनिक प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो 46 ग्राम पर डे होती है। ठीक है, वो 46 ग्राम पर डे। और यहाँ पे RDA फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स इज 71 ग्राम्स पर डे। ठीक है, जो प्रेग्नेंट है वुमेन्स है और लैक्टेटिंग वुमेन्स है, ठीक है, उसके लिए 71 ग्राम पर डे की ज़रूरत होती है प्रोटीन की। गैर गर्भवती और गैर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रोटीन RDA 46 ग्राम प्रतिदिन है और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो RDA है वो 71 ग्राम प्रतिदिन है। अब यहाँ पे हम समझ लें कि RDA क्या है। ठीक है, इसे जो RDA है इसे कहा गया है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस कहा जाता है। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस के नाम से जाना, इसका जो पूरा नाम है वो रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस है। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। इन विच स्टेज ऑफ लेबर लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। प्रसव के किस चरण में निचले गर्भाशय खंड का निर्माण होता है। कहा जा रहा है कि इन विच स्टेज ऑफ लेबर लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड। प्रसव के किस चरण में निचले गर्भाशय खंड का जो निर्माण होता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, प्रसव का पहला चरण। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज फॉर्म एज पोलरिटी इज फॉर्म्ड। प्रसव के पहले चरण में निचले गर्भाशय खंड का निर्माण ध्रुवीयता के रूप में होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ प्यूरपेरियम इज। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ड्यूरेशन ऑफ प्यूरपेरियम इज, प्रसव की अवधि कितनी होती है। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रसव की अवधि कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट होगा, 6 वीक्स। ड्यूरेशन ऑफ प्यूरपेरियम इज 6 वीक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ प्यूरपेरियम इज 6 वीक्स और
42 डेज अथवा 42 डेज, 6 वीक्स या फिर 42 वीक्स, 42 दिन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर एक्सेप्ट। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सभी को छोड़कर प्रोलॉन्ग लेबर में मानदंड है। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका मानदंड। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन एज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर आवर्स, और ऑप्शन बी है यहाँ पे डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर, या फिर ऑप्शन सी है रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इज मोर देन 1 सेंटीमीटर पर आवर, या ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज मोर देन 16 to 20 आवर्स। तो देखिए यहाँ पे कह रहे कि एक को छोड़कर बाकी सभी सही हैं, किसी एक को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सभी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव की जो दर है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रस्तुत भाग का अवतरण है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा से कम है। और ये ऑप्शन सी ये कह रहा है ग्रीवा फैलाव की जो दर है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा से अधिक है। ठीक है, तो यही आपका, इसे छोड़कर जितनी भी हैं बाकी सही हैं। प्रसव से पहले दूसरे चरण की जो अवधि होती है वो 16 से 20 घंटे से अधिक होती है। तो अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन में ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट सी। ठीक है, एक्सेप्ट सी को छोड़कर बाकी सभी करेक्ट हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल इज, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ग्रीवा नहर की उपकला परत है। ठीक है, अगर हिंदी में से बात करेंगे तो ग्रीवा नहर की उपकला परत है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल इज, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ऑप्शन सी आपका राइट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। एंडोसर्विक्स इज लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम while ectocervix is lined by stratified squamous epithelium। मतलब है कि एंडोसर्विक्स स्तंभ उपकला द्वारा पंक्तिबद्ध है, जबकि एक्टोसर्विक्स स्तरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम द्वारा पंक्तिबद्ध है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। 6 ऑफ ह्यूमन फेटस कैन बी डिटरमाइंड एज अर्ली एज। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मानव भ्रूण का लिंग शीघ्र निर्धारित किया जा सकता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेक्स ऑफ ह्यूमन फेटस कैन बी डिटरमाइंड एज अर्ली एज। मानव भ्रूण का जो लिंग है शीघ्र निर्धारित किया जा सकता है, तो कितने सप्ताह पर इसे बताया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 7th। ठीक है, 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 7 सप्ताह पर बताया जा सकता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि सेक्स ऑफ ह्यूमन फेटस कैन बी डिटरमाइंड एज अर्ली एज 7th वीक वाया ब्लड टेस्ट। मानव भ्रूण का लिंग रक्त परीक्षण के माध्यम से 7 सप्ताह की शुरुआत में ही निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान ऑफ मास्टाइटिस। बताएं क्या होगा राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मास्टाइटिस की उचित उपचार योजना नहीं है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान ऑफ मास्टाइटिस। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन सी आपका राइट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट इंटरफेयर ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट ऑफ मास्टाइटिस।
क्वेश्चन जो आपका एक्सप्लेन है मतलब इसका कि स्तनपान मास्टाइटिस के उपचार में हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट इंटरफियर विद द ट्रीटमेंट ऑफ मास्टाइटिस। स्तनपान मास्टाइटिस के उपचार में हस्तक्षेप नहीं करता है। इट शुड बी कंटिन्यूड, इसे जारी रखना चाहिए। इन केस ऑफ ब्रेस्ट एब्सेंसेस ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड। कहने का मतलब है कि स्तन में फोड़े के मामले में स्तनपान की सिफारिश नहीं की जा सकती है। अगर स्तन में फोड़े वगैरह हैं आपके तो स्तनपान कराने की सिफारिश नहीं की जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो उसे अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अ नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ चाइल्ड सस्पेक्टेड टू हैव glomerulonephritis. The nurse review the child record and notes that which finding is associated with the diagnosis of glomerulonephritis. तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले गेस करें, इसको अच्छे से पढ़ें समझें, उसके बाद ही आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से पीड़ित संदिग्ध बच्चे की जो देखभाल के लिए एक नर्स को नियुक्त किया जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से पीड़ित जो संदिग्ध एक बच्चे की देखभाल के लिए एक नर्स को नियुक्त किया जाता है। नर्स बच्चे के रिकॉर्ड की समीक्षा करती है और नोट करती है कि कौन सा निष्कर्ष ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के निदान से जुड़ा हुआ है। तो अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ब्राउन कलर्ड यूरिन। ब्राउन कलर यूरिन, ठीक है, भूरे रंग का मूत्र। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ब्राउन कलर्ड यूरिन इंडिकेट्स हेमेचूरिया दैट इज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन से पता चलता है कि भूरे रंग का जो मूत्र है वो हेमेचूरिया को इंगित करता है, जो कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसे भी देखिए, अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दें, जल्दबाजी ना करें। द नर्स वुड एम्फेसाइज restriction of which of the following nutrient when developing the discharge teaching plan for an 8 years old child with chronic renal failure with the family। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताएं, जल्दी से अच्छे से पढ़े, उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझे, उसके बाद ही आंसर दें कि परिवार के साथ क्रोनिक रीनल फेल्यूर वाले 8 साल के बच्चे के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार के साथ क्रोनिक रीनल फेल्यूर वाले 8 साल के बच्चे के लिए डिस्चार्ज शिक्षण योजना, ठीक है जी, डिस्चार्ज शिक्षण योजना विकसित करते समय नर्स निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के प्रतिबंध पर जोर देगी। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, फास्फोरस। क्योंकि फास्फोरस बढ़ने से क्या होता है, पोटेशियम बढ़ता है। फास्फोरस बढ़ने से पोटेशियम बढ़ता है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। इंक्रीज फास्फोरस लीड टू इंक्रीज पोटेशियम, ठीक है। अगर फास्फोरस बढ़ेगा तो पोटेशियम भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरास्मस इज आ। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेरास्मस एक है। अब मेरास्मस है वो क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा, मेरास्मस क्या है। जल्दी से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। मेरास्मस जो है वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज है, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज है मेरास्मस। ये क्या है, पोषण संबंधी, ठीक है, पोषण की कमी से होने वाला रोग है ये मेरास्मस। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। मेरास्मस इज अ एनर्जी डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, ठीक है।
मेरास्मस इज एनर्जी डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डाउन सिंड्रोम इज, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। डाउन सिंड्रोम के लिए पूर्व निपटान कारक कौन सा है? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डाउन सिंड्रोम इज, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, जल्दी से बताएं, गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये एक बुजुर्ग महिला की बात हो रही है यहाँ पे, बुजुर्ग महिला जो मदर एबव 35 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ डाउन सिंड्रोम इज, कहा जा रहा है कि डाउन सिंड्रोम के लिए पूर्व निपटान कारक कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही राइट होगा, मदर एबव 35 ईयर्स, ठीक है। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग माँ जो है वो डाउन सिंड्रोम के लिए एक जोखिम का कारक होती है, ठीक है। 35 साल से अधिक की जो माँ होती है वो डाउन सिंड्रोम के लिए एक जोखिम कारक होती है। ये देखिए कि एल्डरली मदर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। विच टेक्निक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज रिकॉग्नाइजिंग पॉसिबल हाइड्रोसिफेलस इज एन इन्फेंट विद स्पाइना बिफिडा, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पाइना बिफिटा वाले शिशु में संभावित हाइड्रोसिफेलस को पहचानने में कौन सी तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट होगा, मेजरिंग हेड सरकमफ्रेंस, ऑप्शन डी आपका राइट है, मेजरिंग हेड सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि मेजरिंग हेड सरकमफ्रेंस इन हेल्प रिकॉग्नाइजिंग पॉसिबल हाइड्रोसिफेलस, कहा जा रहा है कि सिर की परिधि को मापने से संभावित हाइड्रोसिफेलस को पहचानने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर, 17 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। व्हेन प्रोवाइडिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर द टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट, when providing post-operative care for the tonsillectomy patient, the nurse should place the child in which of the following position, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 है। टॉन्सिलेक्टोमी रोगी को पश्चात की देखभाल करते समय नर्स को बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्थिति में रखना चाहिए। टॉन्सिलेक्टोमी रोगी को देखभाल करते समय क्या है कि नर्स को जो बच्चा है उसको किस स्थिति में रखना चाहिए, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। को साइड लाइंग पोजीशन में रखना चाहिए, साइड लाइंग पोजीशन में रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लें कि साइड लाइंग टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ सिक्रेशन, स्राव की आकांक्षा को रोकने के लिए करवट लेकर लेटना, ठीक है। स्राव की आकांक्षा को रोकने के लिए करवट लेकर लेटना जरूरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर। 4 मंथ फीमेल बेबी कैन डू ऑल एक्सेप्ट, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। 4 महीने की कन्या शिशु सब कुछ कर सकती है सिवाय एक को छोड़कर। 4th मंथ फीमेल बेबी, ठीक है, 4 महीने का जो फीमेल बेबी है वो कैन डू ऑल, सब कुछ कर सकता है सिवाय एक को छोड़कर, तो बताएं किसे छोड़कर सब कुछ कर सकता है, गेस करें। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, कैन टर्न सुपाइन फ्रॉम प्रोन पोजीशन, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रौढ़ स्थिति में लापरवाह हो सकता है, 5 महीने में बच्चा प्रौढ़ स्थिति में लापरवाह हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन देख ले कि एट 5 मंथ बेबी कैन टर्न सुपाइन फ्रॉम प्रोन पोजीशन। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड निम्न में वर्जित है, बताएं कब वर्जित है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, कैटरैक्ट, ठीक है, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा, ठीक है। मोतियाबिंद और ग्लूकोमा में जो सामयिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है वो जटिल होता है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉपिकल
कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। मोतियाबिंद और ग्लूकोमा में क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जटिलताएं होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अकर एट, देखिए JIPMER, देखिए 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1990 में। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अकर एट, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अकर एट, ठीक है। मस्तिष्क का अधिकतम विकास कहाँ होता है, या कब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल एज, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल एज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, एडोलेसेंट, इन्फेंसी, ठीक है। तो देखिए वैसे तो हम ऑप्शन ए को ही राइट मान सकते हैं, स्कूल एज, ठीक है। स्कूल एज, अब तो लोग 3 साल में स्कूल भेजने लगते हैं, ठीक है। तो हम यही मान के चलते हैं कि 3 साल जो आपकी मस्तिष्क का अधिकतम जो विकास होता है वो 3 साल की एज पर होने लगता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ब्रेन डेवलपमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्रॉम बर्थ टू 3 एज, ठीक है। मस्तिष्क का जो विकास है वो जन्म से 3 वर्ष की आयु तक सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो कभी कभी ऑप्शन में बहुत ही अजीब ऑप्शन रख देते हैं कि समझ में नहीं आते कि हम करें क्या, ठीक है। तो वो जो स्कूल एज है वो ज़्यादा बेटर होती है अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो, क्योंकि एग्जैक्ट उसमें नहीं दिया गया ना 3 ईयर। पहले तो लोग 6 साल होता था तब एडमिशन के मतलब स्कूल भेजते थे, अब तो 3 साल में स्कूल भेजने लगते हैं। तो अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अ चाइल्ड प्रेजेंट टू द इमरजेंसी रूम विद द हिस्ट्री ऑफ इंजेस्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ acetaminophen फॉर विद ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एसेस, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। A child present to the emergency room with the history of ingesting a large amount of acetaminophen for which of the following would the nurse assess। देखिए एम्स 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए ऑप्शन आपका बी राइट होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को भी समझ लें, हिंदी में भी समझ लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते और गलत करके चले आते हैं। कह रहे कि एक बच्चा बड़ी मात्रा में एसिटामिनोफेन खाने के इतिहास के साथ आपातकालीन कक्ष में आता है। नर्स निम्नलिखित में से किसके लिए मूल्यांकन करेगी। तो जो नर्स है वो मूल्यांकन करेगी कि दाहिनी ऊपरी चतुर्थांश में दर्द, ठीक है। यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट पेन में दर्द होता है, इसका आकलन करेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। एसिटामिनोफेन इज हेपेटोटॉक्सिक, सो ऑप्शन बी इज राइट बिकॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी मे लीड्स टू द राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसिटामिनोफेन हेपेटोटॉक्सिक है, इस जो एसिटामिनोफेन है वो एसिटामिनोफेन हेपेटोटॉक्सिक है, इसलिए विकल्प बी सही है, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिसिटी से दाएं ऊपरी जो चतुर्थांश में दर्द हो सकता है।